अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR के अजीम विजन से रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। BRS 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर करेगी मुकाबला, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा, साल के आखिरी 9 महीनों में सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए मेट्रो रेल खिदमात में तोसी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी का बयान। नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला, दायर करदा दरखास्तें खारिज। अदालत ने नोटबंदी के फैसले पर नहीं, उसके अमल पर तबसरा किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा का रद्द-ए-अमल। कांझावाला केस के मुजरिमों को सख्त सजा दी जाएगी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का ऐलान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अजीम विजन से तरक्की की है और उन्होंने कहा कि BRS का क़याम उसी के एक हिस्से के तौर पर किया गया था और मुख्तलिफ रियासतों के लीडर्स और कारकुन BRS में शामिल होने के लिए जोश व खरोश दिखा रहे हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि इस्तेदाद में मजीद इजाफा होगा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS का क़याम मुल्क भर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और मुख्तलिफ रियासतों के लोग पार्टी में शामिल होने के लिए जोश व खरोश दिखा रहे हैं। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर BRS पड़ोसी रियासत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बुनियाद पर पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश की खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया गया, जिसका वादा आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति बनने के बाद मुल्क भर से BRS को बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद सालों में हुई तरक्की को देखकर कई लीडर्स पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत में स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है और माली साल 2021 और 22 के आखिरी 9 महीनों में 14.54 लाख दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के जरिए 7,944 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए, जबकि ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के जरिए 1,587 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है और 1,052 करोड़ रुपए दीगर खिदमात के जरिए इकट्ठा किए गए। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज कुल हिंद सनती नुमाइश के आगाज के पेश नजर मेट्रो रेल खिदमात की 12 बजे शब तक तोसी की गई है और टर्मिनल स्टेशन LB नगर, मियापुर, नागोल, रायदुर्गम से उमूमन 11 बजे शब तक मेट्रो खिदमात चलाई जाती थी। ताहम कल कुल हिंद सनती नुमाइश के पेश नजर 12 बजे शब तक उसमें तोसी की गई और हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने यह बात बताई।
नुमाइश के दिनों में गांधी भवन मेट्रो स्टेशन में मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए 4 टिकट काउंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए उसको 6 किया गया और उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की निस्फ शब तक तकरीबन 4.57 लाख अफराद ने मेट्रो खिदमात से इस्तिफादा किया। हैदराबाद नारकोटिक पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के रैकेट के सिलसिले में एक और स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम की शिनाख्त मुंबई के रहने वाले मोहित के तौर पर की गई और जराये के मुताबिक मुलजिम की जानिब से बाज सनतकारों और बाज अहम शख्सियात को मंशियात की सप्लाई की इत्तला मिली है और शहर के राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कबलजी एक मुकदमा दर्ज था। गो उसे ताल्लुक रखने वाले मंशियात की स्मगलिंग करने वाले मुलजिम एडमिन के साथ उसके ताल्लुकात थे और जिसने मंशियात का नेटवर्क बनाते हुए इन ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की थी और एडमिन मुख्तलिफ ममालिक से इन अशिया को स्मगल करते हुए उनको यहाँ मुल्क में कई मुकामात पर स्मगल करने का काम करता था। इसका मरकज गोवा था और एडमिन को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया था। पुलिस मोहित के पास से इन अफराद की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रही है जिनको उसने मंशियात सप्लाई किया था। पुलिस ने मोहित के एक और साथी को भी गिरफ्तार कर लिया और एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस उससे पूछगछ कर रही है और पुलिस ने मोहित पर नजर रखी थी और बताया जाता है कि मोहित पब्स में एजेंट्स बनाते हुए उनके जरिए जरूरतमंदों को मंशियात फराहम करता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों को पीर के रोज अक्सरियती फैसले में खारिज कर दिया है और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सरबराही वाली 5 रुकनी आईनी बेंच की जानिब से जज BR गोई ने 4.1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस नागरत्न ने अक्सरियत से अलग एक इख्तिलाफी फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तजवीज़ एक कानून साजी के जरिए की जानी चाहिए, न कि गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए। जस्टिस नजीर, जस्टिस गोई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की आईनी बेंच ने मुतालिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद 7 दिसंबर 2022 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा के अलावा 50 से जायद अर्जियों के जरिए चैलेंज किया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी और उसके नताइज और असरात पर कोई तबसरा नहीं किया है, बल्कि उसने नोटबंदी के फैसले के अमल पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने पीर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में नामा निगारों को बताया था कि बीजेपी ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को मंजूरी दे दी है, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के नताइज और असरात के बारे में नहीं बल्कि उसके अमल के बारे में तबसरा किया। उन्होंने उसे बीजेपी का बड़ा बुरा प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर जो सवालात उठाए थे आज भी वही सवालात हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी कंफ्यूजन फैला रही है और ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि नोटबंदी का फैसला दुरुस्त था और आज अदालत ने भी उसे दुरुस्त करार दिया है, जबकि फैसले में कहीं भी ऐसा कोई तबसरा नहीं किया गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जज ने, जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का RBI एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से
जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ? इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से कांझावाला हादसे को शर्मनाक करार देते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा कि कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी और केजरीवाल ने ट्वीट किया कि कांझावाला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। मुझे उम्मीद है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना से बात की है और उनसे मुतालबा किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुजरिमों के खिलाफ आईपीसी को सख्त तरीन दफात लगाई जाए और मुजरिमों के आला सियासी रवाबित हो सकते हैं लेकिन किसी किस्म की नरमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया और वाजे रहे कि इतवार को कांझावाला में एक कार ने लड़की की स्कूटी को टक्कर मारी और लड़की को सुल्तानपुरी से कांझावाला घसीट कर ले गए और इस हादसे में लड़की की मौत हो गई और पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बम धमाके का सबब बनना सरकारी फराइज में से नहीं है और इस बात का इजहार मालेगांव बम धमाका मुकदमा में मुंबई हाई कोर्ट ने किया और धमाके के अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित की मुकदमा डिस्चार्ज करने वाली अर्जदाश्त को खारिज कर दिया है। आज यहां मुंबई हाई कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम धमाका मुकदमे में बरी होने की लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। पुरोहित और भोपाल की बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 6 दीगर अफराद को सितंबर 2008 में होने वाले धमाके के मामले में मुकदमे का सामना है, जिसमें 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। तमाम मुल्जिमान फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और डिस्चार्ज हासिल करने के लिए दीगर वजूहात के अलावा पुरोहित ने दावा किया था कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़ाब्ते फौजदारी के मुतालिका दफात सीआरपीसी के तहत मंजूरी की कमी है और ताहम जस्टिस एएस गडकरी और प्रकाश नायक की बेंच ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे और 29 सितंबर 2008 को ईद उल फित्र की चांद रात को महाराष्ट्र के नासिक जिले में फिरकावाराना तौर पर हसास शहर मालेगांव में एक मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खैज मवाद फटने से 6 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक जिसने इस मामले की इब्तदाई तहकीकात की है वो मोटरसाइकिल जिसमें धमाका खैज मवाद रखा गया था प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अमल में आई और बादजा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस की तहकीकात अपने हाथ में ले ली थी। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यानगरी रेल एक्सप्रेस जोधपुर डिवीजन के राजक्यू और बोमादार रेल सेक्शन के दरमियान आज अलग सुबह पटरी से उतर गई, जिसके 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए और रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक ट्रेन नंबर 12480 बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्यानगरी एक्सप्रेस के 13 डब्बे आज अलग सुबह 3:27 पर जोधपुर डिवीजन के राजकेवास बोदरा रेल सेक्शन के दरमियान पटरी से उतर गए और उनमें से 3 कोचेस उलट गए हैं और हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में 26 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1 मुसाफिर शदीद जख्मी है और जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल ले जाया गया और रेलवे की तरफ से जोधपुर से हादसे से मुतालिक रिलीफ ट्रेन और रेलवे के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए और इमदादी काम जंगी बुनियादों पर जारी है और शाम तक रेल रूट पर रेल ट्रैफिक बहाल हो सकेगी। हादसे के बाद 12 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया, जबकि कुछ ट्रेन को भी मनसूख कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से मुहासरे में लेकर लोगों के चलने फिरने पर पाबंदी आयद कर दी और बता दें कि इतवार के रोज राजौरी के डांगरी गांव में मुश्तबा मिलिटेंट्स की फायरिंग में 4 आम शहरी जाँ बहक हो गए।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले के डांगरी गांव में मुश्तबा मिलिटेंट्स के हाथों आम शहरियों की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमलावरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि महलुकीन के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए और सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस घिनौने हमले के पीछे जो भी लोग मुलविस होंगे उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उनके मुताबिक फायरिंग के वाकये में जख्मी हुए शहरियों के बेहतर इलाज की खातिर जिले इंतजामिया को आगाही फराहम की गई। बता दें कि राजौरी के डांगरी गांव में इतवार की शाम मुश्तबे मिलिटेंट्स ने घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 आम शहरी जिनकी शिनाख्त प्रीतम शर्मा और उसके 33 साला बेटे आशीष कुमार और दीपक कुमार PHE मुलाजिम और शुतील कुमार के बतौर हुई है और जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज एक IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसीन बच्चे हलाक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए हैं। बता दें कि डांगरी गांव में इतवार की शाम को मुश्तबा मिलिटेंट्स की फायरिंग में 4 अफराद हलाक और जबकि 8 दीगर जख्मी हुए थे। और इतलात के मुताबिक राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज तलाशी ऑपरेशन के बीच एक जोरदार IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जख्मियों को इलाज और मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। ताहम वहां पर तैनात डॉक्टर्स ने कमसिन बच्चे को मुर्दा करार दिया, जबकि दीगर 3 की हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने राजौरी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और बता दें कि जिला राजौरी के डांगरी गांव में पीर के रोज एक IED धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 कमसिन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मीडिया को बताया कि जिस तरह वतन में नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है। और उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है और बेगुनाहों को मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। ये बीमारी बढ़ रही है और पूरे वतन में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है। उनका कहना था कि वज़ारत दाखिला को चाहिए कि वह ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए एक रास्ता तलाश करें। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि आतंकवाद अभी भी इस रियासत में चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, बेगुनाह लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई है। सारे वतन में नफरत जिस तरह फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा भी है। आज मुसलमान को अलग खड़ा किया जा रहा है, हिंदू को अलग खड़ा कर दिया जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? कौन नफरत फैला रहा है? अब बताइए मुझे, उस हिंदू फैमिली में क्या था? उनके पास कुछ नहीं। वो किसके दुश्मन थे? इसी के लिए। या ये वो जो कश्मीरी पंडित शुपाइयां में मारे गए, क्या कसूर था? तो इस पे होम मिनिस्ट्री में रास्ता निकालने की जरूरत है। और साहब, जहां तक हम पिछली सरकारों की जब हम बात करते जो ये मुल्क आगे चलेगा, कोई बात नहीं कर रहा है। मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है, तो इसमें क्या करें? अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं? हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाकया हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैडम, आज
डीडीसी मेंबर डॉट्सरा पुलवामा कश्मीर अवतार सिंह ने आज अपने ब्लॉक के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की और इस मौके पर मौसूफ ने 2 बिजली ट्रांसफार्मर्स का भी इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ कर दिया। दौरे के दौरान उन्होंने लोगों को बिजली का इस्तेमाल मोहतात तरीके से करने की गुजारिश की है, जबकि उन्होंने राजौरी जम्मू कश्मीर में हुए हमले की मजम्मत की है। बस यही है दोस्त, हम पब्लिक के सेवादार हैं और किसी एक भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता भी हैं, उनके सेवादार हैं और अपने लोगों की सेवा में लगे हैं और हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है और मैं खुश हूं कि लोग मेरे कामकाज से खुश हैं, उनका कॉपरेशन भी मिल रहा है और आने वाले समय में हम खासकर सेमू, लड़ियार, बूचू, डाडसरा ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगे क्योंकि ये लोग बहुत पसमानदा रह चुके हैं। काफी पिछले कई सालों से यहाँ हाल बेहाल था। अगर हम बिजली को लें, सड़कों को लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आज हमने जो फंड्स एलोकेट किए थे जो बिजली डिपार्टमेंट को कम से कम 5-7 लाख रुपए तो खंबे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें हमने 2 ट्रांसफार्मर आज इनॉग्रेट किए और कुछ जो खंबे लगे थे उनको भी ऑन स्पॉट आके देखा क्या वो लीगल और राइट जगह पे लगे हैं। तो अच्छा है, बिजली डिपार्टमेंट भी दिन रात अच्छा खासा काम कर रहा है, अपनी मनमर्जी से ही कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बिजली की दिक्कतें बहुत कम होंगी। लोगों से गुजारिश करूंगा चिले कलान के समय में आगे बर्फबारी होनी है, बारिश होनी है, बिजली का आप इस्तेमाल मोहताज तरीके से करें ताकि आपको विंटर में आके कोई तकलीफ ना हो। बस यही है दोस्त, हम पब्लिक के सेवादार हैं और किसी एक भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता भी हैं, उनके सेवादार हैं और टीचर्स फोरम लोअरगाम त्राल कश्मीर ने इतवार को मास्टर इब्राहिम खान की रिटायरमेंट पर अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया, जिस दौरान उनकी खिदमत को सराहा गया। इस मौके पर रिटायर होने वाले टीचर मास्टर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी और लगन के साथ बच्चों को पढ़ाया और जिस पर आज उन्हें उतना प्यार मिला। उन्होंने मजीद कहा कि वो टीचर्स के मसाइल रिटायरमेंट के बाद भी उठाते रहेंगे। जनाब, आज मुझे इसलिए ये फंक्शन रखा गया है कि महकमा एजुकेशन में 1988 से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ आज मेरा रिटायरमेंट का यानी कि दिन कल था। तो मेरी ये टीचर फोरम है, एसोसिएशन है, उन्होंने मेरे इस रिटायरमेंट के बारे में आज ये फंक्शन मनाया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी मैंने 33 साल निकाले हैं तो बहुत ही अच्छे मेहनत से, लगन से छोटे बच्चों जो गरीब बच्चे हैं, पनबस्ता हैं, इनकी पनबस्ती को मद्देनजर रखकर मैंने दिन दुगनी रात चुगनी काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी मेहनत की ये देन है। आज मुझे तमाम बड़े बड़े सुकाल यहाँ आए हैं जो मुझे अलविदा कर रहे हैं इस महकमे से। तो इस तरह अर्ज इस रहा है कि आगे जो हमारी टीचर फोरम है मैं उसके साथ उनकी मदद करता रहूंगा और जो कमिंग अप जनरेशन है, छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे गुजर तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके साथ मैं हमेशा उनकी रहबरी करता रहूंगा। और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की सरबराह क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि साल 2023 पिछले साल के मुकाबले में सख्त होगा क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की मईशतें सुस्त रहेंगी। यूक्रेन की वजह से बढ़ती हुई कीमतें, सूद की बुलंदशरह और चीन में कोविड के फैलाव का आलमी मईशत पर असर पड़ेगा। और IMF ने अक्टूबर में 2023 के आलमी इक़्तिसादी तरक्की की अपनी मुतवक्को शरह में कमी की थी। जॉर्जिवा ने CBS न्यूज चैनल के फेस द नेशन प्रोग्राम में कहा कि हमें खदशा है कि आलमी मईशत का एक तिहाई हिस्सा कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगा और मुल्क मंदी में नहीं भी होंगे, वो भी कसाद बाजारी होने जैसा महसूस करेंगे। मैक्सिको के शुमाली शहर सेवाडाड जोरेज की एक जेल पर कुछ हमलावरों के हमले में 10 सिक्योरिटी गार्ड और 4 कैदी हलाक हो गए और यह बात चिहुआहुआ
स्टेट प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से फराहम करदा मालूमात में कही गई। सरकारी बयान में कहा गया है कि इतवार की सुबह बख्तरबंद गाड़ी में सवार कुछ मुसल्लह अफराद ने जेल के सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी और मैक्सिको के फौजियों और रियासती पुलिस ने इतवार को बाद में जेल पर दोबारा कब्जा कर लिया। जेल पर हमले में 13 अफराद जख्मी और 24 कैदी मौके का फायदा उठाते हुए जेल से फरार हो गए। बयान में यह भी कहा गया है कि बख्तरबंद गाड़ी में सवार 2 बंदूक बरदार मुकामी पुलिस के हाथों मारे गए। वर्कर्स पार्टी पीटी के लोआइज लौला डी सिल्वा ने ब्राजील के सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और उनकी मुद्दत का 4 साल होगी। लौला डी सिल्वा सदारती ओहदे और जेराल्डो अल्केमीन ने इतवार को ब्रासीलिया में चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के एक मुकम्मल इजलास के दौरान मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे नायब सदर के तौर पर हलफ लिया और लौला डी सिल्वा 3.1% वोट मिला था और लौला डी सिल्वा मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए एक मजबूत समाजी प्रोग्राम बनाने पर तवज्जो मरकूज करने के एजेंडे के साथ इख्तिदार में वापस आए हैं और यह सब यूनियन और तामीर नौ के उसूल पर किया जाएगा। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला केसीआर के अजीम विजन से रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। बीआरएस 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर करेगी मुकाबला, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा, साल के आखिरी 9 महीनों में सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए मेट्रो रेल खिदमात में तौसी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी का बयान। नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला, दायर करदा दरखास्तें खारिज। अदालत ने नोटबंदी के फैसले पर नहीं उसके अमल पर तबसरा किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा का रद्द अमल। कांझावाला केस के मुजरिमों को सख्त सजा दी जाएगी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का ऐलान। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।